आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम आज फिर आम आदमी पार्टी नेता आतिशी को नोटिस देने उनके घर पहुंची। बता दें कि मामला विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ा है। दरअसल दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में क्राइम ब्रांच पहले भी उनके आवास पर नोटिस देने पहुंची थी, लेकिन उस समय वह घर पर मौजूद नहीं थी। और अब आज आतिशी ने अपने कैंप कार्यालय के अधिकारियों को क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से नोटिस प्राप्त करने का निर्देश दिया है। खबरों के मुताबिक दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी द्वारा लगाए गए खरीद फरोख्त के आरोपों को लेकर सबूत पेश करने को कहा है। इसी सिलसिले में पहले भी क्राइम ब्रांच की टीम सीएम केजरीवाल और मंत्री आतिशी के सरकारी आवास पर नोटिस देने पहुंची थी। उस दौरान दोनों ही नेता घर पर मौजूद नहीं थे। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा अरविंद केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अब तक आतिशी और अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि हमारे पास सबूत हैं और हमारे 7 विधायकों को तोड़ा जा रहा है। अब दिल्ली पुलिस जब सबूत मांग रही है और क्राइम ब्रांच अरविंद केजरीवाल के आवास पर गई तो वह भाग गए। अब जब क्राइम ब्रांच आतिशी के घर गई तो वह भी गायब थीं। वहीं दिल्ली बीजेपी सचिव हरीश खुराना ने कहा कि चाहे आतिशी हो या अरविंद केजरीवाल, अगर आपने आरोप लगाए हैं तो आपको सबूत पेश करने होंगे। जिस तरह से ये दोनों लोग भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं, अब भाजपा का हर सदस्य उनसे पूछ रहा है कि वे बताएं कि किन विधायकों से संपर्क किया गया और किसने संपर्क किया। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। एनसीपी शरद पवार गुट के सांसद अमोल कोहले ने अयोध्या के राम मंदिर पर बजट सत्र के दौरान संसद में एक कविता सुनाई, जो कि काफी वायरल हो रही है। एनसीपी सांसद ने इस कविता के जरिए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। अमोल कोहले ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कविता के दौरान कहा कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बात आई तो किसी ने कहा कि बिना कलश के प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी, तो किसी ने कहा कि जब चुनाव ही प्राण हो तो सोचो कौन सी प्रतिष्ठा दांव पर लगी होगी। लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप जन की बात मत सुनना, सिर्फ मन की बात करना। एनसीपी नेता ने आगे कहा कि जय श्री राम का नारा लगाते हुए हम सीढ़ियां चढ़ने लगे। रामलला से क्या गुहार लगाएं ये सोचने लगे। पहली सीढ़ी पर याद आई महंगाई, तो दूसरी पर देश में बढ़ती बेरोजगारी, तीसरी पर पत्रकारिता की चरण चुंबकता, तो चौथी पर केंद्रीय एजेंसियों की संदिग्ध भूमिका। हर सीढ़ी पर कुछ न कुछ याद आ रहा था। उन्होंने कहा कि धर्म का ठेकेदार नहीं पहरेदार बनना चाहिए। तुम रहो ना रहो, वो रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए। देश का संविधान रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, ये देश रहना चाहिए। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा है। दरअसल राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी है यात्रा 15 राज्यों से होकर गुजरेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से पत्रकारों ने पूछा कि क्या वे कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि मुश्किल तो ये है कि कई बड़े आयोजन होते हैं लेकिन हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता, तो अब क्या हम अपने आप निमंत्रण मांगे। बता दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पारसी परिवार का वारिस और नकली हिंदू करार दिया है। दरअसल इस समय राहुल गांधी की यात्रा झारखंड में मौजूद है। इस दौरान राहुल गांधी ने झारखंड के देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की थी और उस दौरान उनके माथे पर चंदन का तिलक लगा हुआ दिखा था। वहीं अब इसे लेकर निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि पूजा अर्चना के बाद हुए कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने अपने माथे से चंदन को पोंछ लिया। बीजेपी सांसद ने एक्स पर राहुल गांधी की आलोचना करते हुए लिखा कि पारसी परिवार के वारिस राहुल गांधी जी ने देवघर के बाबा वैद्यनाथ जी ज्योतिर्लिंग को चौकी की तरह माना। चंदन तिलक की आस्था को राजनीति का अखाड़ा बनाकर 5 मिनट में पहुंच दिया। दुबे ने आगे लिखा कि नकली हिंदू, नकली भक्त व बांग्लादेशी घुसपैठियों के समर्थक राहुल गांधी जी का कारनामा शर्मनाक और हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है। बता दें कि दूसरे मैच का आज रविवार 4 फरवरी को तीसरा दिन है, जिसमें भारत ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 116 रन बना लिए हैं और अब इसी के साथ इस मैच में भारत की कुल बढ़त 259 रन की हो गई है। मौजूदा समय अनुसार अभी 7 बल्लेबाजों का गेम बाकी है। साथ ही बता दें कि इंग्लैंड की टीम इन 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है।
यूपी एटीएस ने विदेश मंत्रालय में तैनात एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी का दावा है कि सत्येंद्र सिवाल नाम के इस स्टाफ पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस सेवा आईएसआई के लिए काम करने का आरोप है। यूपी एटीएस के मुताबिक सत्येंद्र मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास में तैनात थे। वे मूल रूप से हापुड़ के रहने वाले हैं। सत्येंद्र 2021 से इंडिया बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी IBSA के पद पर तैनात हैं। दावा है कि सत्येंद्र हैंडलर का काम कर रहे थे और वे भारत के दूतावास, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और भारतीय सैन्य इंस्टीट्यूट की महत्वपूर्ण गोपनीय सूचना बाहर भेज रहे थे। यूपी एटीएस के प्रेस नोट के मुताबिक जब एटीएस मेरठ यूनिट ने सत्येंद्र से पूछताछ की तो उन्होंने जासूसी की बात कबूल की है। एजेंसी ने सत्येंद्र के पास से 2 मोबाइल फोन, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, एक पहचान पत्र और 600 रुपए नकद बरामद किए हैं। ईडी के 5वें समन पर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए, जिसके बाद अब ईडी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। समन का पालन न करने को लेकर जांच एजेंसी केजरीवाल के खिलाफ अदालत पहुंची है। ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अपील की है। वहीं कल शनिवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तारीख दी। बता दें कि मामला दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले से जुड़ा है। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को थोड़ी सी राहत मिली है। दरअसल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें सांसदी की शपथ लेने की इजाजत दे दी है। कल सोमवार 5 फरवरी को वह राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे। जेल अधिकारियों को सुबह 10 बजे तक संजय सिंह को संसद ले जाने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि संजय सिंह पिछले महीने दूसरे कार्यकाल के लिए दिल्ली से राज्यसभा सांसद के रूप में निर्विरोध चुने गए थे। उन्होंने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए 4 से 10 फरवरी के बीच जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर उन्हें केवल सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 20वां दिन है। राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी है यात्रा इस समय झारखंड में मौजूद है। आज रविवार 4 फरवरी को यात्रा की शुरुआत झारखंड के धनबाद जिले से की गई। वहीं इस बीच कांग्रेस नेता ने जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कल 3 फरवरी को एक्स पर लिखा कि आजकल प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में सिर्फ 2 जातियां हैं, अमीर और गरीब। कांग्रेस नेता ने पूछा कि जब ना कोई पिछड़ा है, ना कोई दलित है और ना कोई आदिवासी है, तो फिर इतने सालों तक मोदी जी ने खुद को ओबीसी क्यों कहा। राहुल ने आगे कहा कि इसलिए अब इधर उधर की बातें नहीं, गिनती होगी। सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए गिनती होगी। कमजोरों और वंचितों को मुख्य धारा में लाने के लिए गिनती होगी। भाजपा सरकार अपने दिन गिने, जातिगत गिनती हम कराएंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय धनबाद में मौजूद है, जिसके बाद यात्रा धनबाद से बोकारो जाएगी। इस बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज हम धनबाद से बोकारो जाएंगे। बोकारो तो इस्पात का शहर है। जब सवाल किया जाता है कि हमने 70 साल में क्या किया, तो ऐसे लोगों को बोकारो में आना चाहिए। ये सब 70 साल में कांग्रेस पार्टी का ही किया काम है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा इस्पात का कारखाना बोकारो में ही लगाया गया था। जयराम रमेश ने आगे कहा कि आज मोदी सरकार सभी पब्लिक सेक्टर के स्टील प्लांट को बेचने में लगी हुई है। दुर्गापुर में स्टील प्लांट बेचने वाले थे, सेलम स्टील प्लांट व मैसूर में स्टील प्लांट बेचने वाले थे। मोदी सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र में कोई विश्वास नहीं है। जिस तरह केंद्र सरकार पब्लिक सेक्टर की कंपनियां बेचे जा रही है, वो हैरान करने वाला है, जबकि इन्हीं की वजह से देश की अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है। झारखंड में JMM नेता चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ग्रहण कर ली है, लेकिन अभी JMM नीति सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार का फ्लोर टेस्ट होना बाकी है, जो कि कल सोमवार यानी 5 फरवरी को होना है। अब ऐसे में विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर चंपई सोरेन सरकार सतर्क हो गई है। इस बीच खबरों के मुताबिक गठबंधन के करीब 40 विधायक शुक्रवार को विमान से तेलंगाना की राजधानी पहुंचे। यहाँ विधायकों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सचिव और पार्टी की तेलंगाना प्रभारी दीपा दास मुंशी की निगरानी में ठहराया गया है और पुलिस अधिकारी एंट्री और एग्जिट गेट्स की 24 घंटे पहरेदारी कर रहे हैं। बता दें कि यह कदम विधायकों की बीजेपी द्वारा खरीद फरोख्त की संभावित चुनौती से निपटने के लिए उठाया गया है। वहीं कांग्रेस की तेलंगाना इकाई के सूत्रों ने कहा कि झारखंड के विधायक 5 फरवरी को रांची के लिए रवाना होंगे, जब चंपई सोरेन सरकार विश्वास मत का सामना करेगी। महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में मंत्री और एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने कल शनिवार को बताया कि वह पिछले साल नवंबर में ही मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। दरअसल उन्होंने अपनी ही सरकार पर ओबीसी कोटा के तहत मराठा समुदाय को पिछले दरवाजे से प्रवेश की सुविधा देने का आरोप लगाया था,
जिस पर शिंदे गुट के विधायक ने कहा था कि समाज में दरार पैदा करने की कोशिश करने वाले भुजबल को बर्खास्त किया जाना चाहिए। अब इसी पर भुजबल ने जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष के कई नेता, यहाँ तक कि मेरी सरकार के नेता भी कहते हैं कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए। किसी ने कहा कि भुजबल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। भुजबल ने कहा कि मैं विपक्ष, सरकार और अपनी पार्टी के नेताओं को बताना चाहता हूं कि मैंने 16 नवंबर को ही कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। बर्खास्तगी की कोई जरूरत नहीं है। मैं अंत तक ओबीसी के लिए लड़ूंगा। भुजबल ने कहा कि वे 2 महीने से अधिक समय तक चुप रहे क्योंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने उन्हें इस बारे में नहीं बोलने के लिए कहा था। एनसीपी नेता ने आगे कहा कि हम मराठा समुदाय को आरक्षण का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें अलग से आरक्षण देना चाहते हैं। इसे हमारे ओबीसी कोटे के तहत ना दें, लेकिन मनोज जारंगे कहते हैं कि इसे ओबीसी कोटे से दें। जम्मू कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए लद्दाख में एक बार फिर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल कल 3 जनवरी शनिवार को पूरा लद्दाख बंद रहा और हजारों लोगों ने मार्च निकाला। लोगों की मांग है कि छठी अनुसूची के तहत लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा दी जाए, जिसके चलते यह विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें कि लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा संयुक्त रूप से यह विरोध प्रदर्शन किया गया। लेह में पड़ रही जमा देने वाली ठंड के बावजूद विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं। उन्होंने नारे लगाते हुए लद्दाख को राज्य का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची को लागू करने और लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग अलग संसदीय सीटों की मांग की। समुद्री जहाजों को निशाना बना रहे यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल शनिवार को दोनों देशों ने मिलकर हूती ठिकानों के खिलाफ हवाई और जमीनी हमले किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हूती के 13 अलग अलग ठिकानों पर 36 से अधिक लक्ष्यों पर हमले किए गए हैं। वहीं हमले के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड के साथ एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि हमारा उद्देश्य लाल सागर में शांति स्थापित करना है। हम लाल सागर में तनाव कम करना चाहते हैं। हम विश्व के महत्वपूर्ण जल मार्गों में से एक की रक्षा करने में संकोच नहीं करेंगे। बता दें कि यमन के हूती विद्रोही इस्राएल और हमास में जारी युद्ध के बाद से लाल सागर में इस्राएल और उससे जुड़े जहाजों को लगातार निशाना बना रहे हैं। उनका कहना है कि वे ऐसा फिलिस्तीनियों के समर्थन में कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।